भारत में भाषा का विवाद नया नहीं है, बल्कि ये भारतीय राजनीति में सबसे लंबे समय से चले आ रहे और भावनात्मक रूप से संवेदनशील मुद्दों में से एक है। देश की बेमिसाल भाषाई विविधता में गहराई से निहित ये विवाद एक गहरे संघर्ष को दर्शाता है, जिसमें शामिल है सांस्कृतिक पहचान, संघीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए केंद्र सरकार की कोशिश के बीच नाजुक संतुलन। भाषा विवाद भारत की आजादी के बाद की यात्रा में एक बार बार आने वाली समस्या है, जो देश की एकता और विविधता, केंद्रीकरण और संघवाद के बीच चल रहे तनाव को दिखाता है। चाहे 1930 के दशक में हो या 2025 में, संघर्ष की रेखाएं आश्चर्यजनक रूप से समान बनी हुई हैं। आज तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पुराने तनावों के फिर से उभरने के साथ ये विवाद अब एक नए अस्थिर चरण में प्रवेश कर गया है, जिससे भाषा के केंद्रीकरण और सांस्कृतिक एकरूपता को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। एक ऐतिहासिक और संवैधानिक नींव 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 19,500 से ज्यादा मातृभाषाएं हैं। इनमें से 122 भाषाएं 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं और 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। ये भाषाई विविधता आधुनिक भारत से पहले की है, जो प्राचीन काल तक फैली हुई है, जब संस्कृत, प्राकृत, तमिल और पाली क्षेत्रीय बोलियों के साथ एक समृद्ध मौखिक और साहित्यिक परंपरा में सह अस्तित्व में थे। आजादी के बाद भाषा के सवाल ने नवगठित संघ को तोड़ने की धमकी दी। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी, हालांकि आबादी के केवल 44% लोग ही इसे बोलते थे, को संविधान सभा द्वारा भविष्य की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित किया गया था। हालांकि गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों, खासकर दक्षिण से तीव्र विरोध ने एक समझौता करने पर मजबूर किया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया, लेकिन आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग को भी 15 साल की अवधि के लिए अनिवार्य किया, जिसे बाद में 1963 के राजभाषा अधिनियम द्वारा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। आइए जाने कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 है क्या। ये अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है और इसके अंतर्गत कहा गया है कि खंड 1, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। खंड 2, खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश 1 द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। खंड 3, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा का अंग्रेजी भाषा का या खा अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाए। ये अधिनियम 1965 में तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलनों के बाद पारित किया गया था, जिसमें हिंसक विरोध प्रदर्शन, आत्मदाह और छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह देखे गए थे। इस विरोध ने द्रविड़ राजनीतिक आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिससे डीएमके का उदय हुआ और तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी विरोधी पार्टियों का लंबे समय तक दबदबा रहा। इसने यह भी संकेत दिया कि भारत में भाषा हमेशा राजनीतिक होगी और अक्सर आक्रामक होगी। त्रिभाषा फॉर्मूला एक टूटा हुआ समझौता। कोठारी आयोग द्वारा 1968 में पेश किया गया त्रिभाषा फॉर्मूला क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक भाषाई पहचानों को जोड़ने का लक्ष्य रखता था। इसमें प्रस्तावित था: पहला, क्षेत्रीय भाषा यानी मातृभाषा या राज्य भाषा; दूसरा, हिंदी; तीसरा, अंग्रेजी। हालांकि इसका कार्यान्वयन असमान और अक्सर पाखंडी था। हिंदी भाषी राज्यों ने तीसरी भाषा के रूप में दक्षिण भारतीय या आदिवासी भाषा को नहीं अपनाया, बल्कि इसके बजाय संस्कृत को अपनाया, जो एक शास्त्रीय भाषा है जिसकी समकालीन उपयोगिता बहुत कम है। इसके विपरीत तमिलनाडु ने हिंदी को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और द्विभाषा नीति यानी तमिल और अंग्रेजी पर अड़ा रहा। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद ने बार बार जोर दिया कि हिंदी थोपना प्रतिकूल और विभाजनकारी हो। फिर भी हिंदी पट्टी में लागू न होने और केंद्रीय पूर्वाग्रह यानी केंद्र के पक्षपाती होने की धारणा ने इस फॉर्मूले को सहमति के बजाय लगातार विवाद का एक बिंदु बना दिया है। NEP 2020 सुधार या फिर से थोपना। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई, तो इसने हिंदी को गुप्त रूप से थोपने के डर को फिर से जगा दिया।
नीति स्पष्ट रूप से हिंदी को अनिवार्य नहीं करती है, लेकिन इसमें 3 भाषा फॉर्मूले की सिफारिश की गई है, जिसमें 2 भाषाओं का भारत की मूल भाषाएं होने पर जोर दिया गया है। आलोचकों ने इसे एक ऐसी अस्पष्ट भाषा के रूप में देखा जो हिंदी पहले के एजेंडे को छिपा रही थी। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 40% से अधिक छात्र अपनी पहली भाषा में पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। एक और भाषा जोड़ना, खासकर हिंदी जैसी गैर मातृभाषा, संज्ञानात्मक भार यानी दिमागी बोझ को ही बढ़ाएगा और सरकारी स्कूलों में खासकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रॉप आउट की संख्या को बढ़ा सकता है। तमिलनाडु विरोध की विरासत। तमिलनाडु का हिंदी थोपने का विरोध पौराणिक। ब्रिटिश शासन के दौरान जस्टिस पार्टी के शासन में 1937-40 के हिंदी विरोधी आंदोलन आधुनिक भारत के पहले संगठित भाषाई विरोधों में से थे। ये आंदोलन 1965 में फिर से शुरू हुए, जो इस बात में परिणत हुए कि कई लोग मानते हैं कि ये वह निर्णायक झटका था जिसने हिंदी के साथ अंग्रेजी की अनिश्चित काल तक निरंतरता सुनिश्चित। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके, जो आत्मसम्मान आंदोलन से पैदा हुआ था, ने इस भाषाई गौरव का लाभ उठाकर दशकों तक राज्य की राजनीति पर हावी रहा। आज मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने एक बार फिर खुद को तमिल पहचान का संरक्षक बना लिया है। हाल के महीनों में देखा गया है कि NEP 2020 के खिलाफ सड़क विरोध प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर लामबंदी हो रही है। आरोप है कि केंद्र दबाव बनाने के लिए शिक्षा के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड रोक रहा है और तमिलनाडु के ऐतिहासिक विरोध और उसकी अद्वितीय लड़ने की भावना का आह्वान करते हुए सार्वजनिक बयान दिए जा रहे हैं। राज्य के अधिकारियों के अनुसार तमिलनाडु में 90% से अधिक सरकारी स्कूल तमिल अंग्रेजी दोहरी माध्यम पर काम करते हैं। हिंदी शुरू करने के लिए 10,000 से अधिक नए भाषा शिक्षकों की आवश्यकता होगी, जो एक तार्किक और वित्तीय बोझ है जिसे राज्य स्वीकार करने से इनकार करता है। कर्नाटक कन्नड़ लोगों के प्रयास। कर्नाटक में हाल के वर्षों में भाषा सक्रियता बढ़ी है। 2021 में राज्य ने कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम 2022 का हवाला देते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 60% कन्नड़ साइन बोर्ड अनिवार्य करने वाला एक कानून पारित किया। बेलगावी को लेकर महाराष्ट्र के साथ विवाद ने भाषाई आग में घी डाल दिया है। कन्नड़ कार्यकर्ताओं का मराठी समर्थक समूहों के साथ टकराव हुआ है और भाषा के मुद्दे ने चुनावी राजनीति को भी प्रभावित किया है। बेलगावी विवाद, जिसे बेलगाम सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक लंबे समय से चला आ रहा और राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रीय विवाद है, जो बेलगावी जिले और आसन्न क्षेत्रों के नियंत्रण के इर्द गिर्द केंद्रित है। इस तरह जनभावनाओं को इन बातों ने उत्तेजित किया है। पहला, केंद्रीय योजनाओं में हिंदी के पक्ष में कन्नड़ की कथित उपेक्षा। दूसरा, CBSE और ICSE पाठ्य पुस्तकों में कन्नड़ सामग्री की कमी। तीसरा, राज्य विशिष्ट अनुकूलन के बिना NIP को आगे बढ़ाने के केंद्र सरकार के प्रयास। महाराष्ट्र एक नीतिगत विफलता। अप्रैल और जून 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने शासनादेश GR जारी कर कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य कर दिया, जो पहले की प्रथा से हटकर था, जिसमें तीसरी भाषा उच्च कक्षाओं में ही पेश की जाती थी। इस कदम का कड़ा विरोध हुआ, जैसे कि MNS और शिवसेना द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ। मराठी साहित्यकारों द्वारा सांस्कृतिक विश्वासघात के आरोप लगे और इस तरह कुछ ही हफ्तों में नीति वापस ले ली गई, जिससे कक्षा की जनसांख्यिकी के आधार पर लचीलेपन की अनुमति मिली। ये उलटफेर न केवल जमीनी स्तर पर विरोध का परिणाम था, बल्कि भाषाई लोकल उभावनवाद के कारण राजनीतिक जमीन खोने के डर को भी दर्शाता था, जो 1960 के दशक से महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रबल शक्ति रहा है। संघवाद, पहचान और भाषा की राजनीति। भारत में भाषा सिर्फ संचार के बारे में कभी नहीं होती, ये पहचान, स्वायत्तता और शक्ति के बारे में होती है। केंद्र का हिंदी पर जोर सांस्कृतिक केंद्रीकरण के रूप में देखा जा रहा है, खासकर द्रविड़ और मराठी उपराष्ट्रवादी आंदोलनों द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषाएं अपनाने का अधिकार देता है। हालांकि शिक्षा, जो कि एक समवर्ती सूची विषय है, केंद्र और राज्यों दोनों को कहने का अधिकार देती है, जिससे टकराव होता है। हिंदी केंद्रित भर्ती परीक्षाएं, दूरदर्शन और AIR में हिंदी का प्रभुत्व जैसी केंद्रीय नीतियां भी नापसंद की जाती हैं। DMK, MNS, TDP और यहां तक कि कांग्रेस के क्षेत्रीय विंग जैसी राजनीतिक पार्टियों ने भाषा को अपने राज्य स्तरीय अभियानों का एक स्तंभ बनाया है, अक्सर हिंदी साम्राज्यवाद के भूत का आह्वान करते हुए। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव।
समर्थक तर्क देते हैं कि हिंदी राष्ट्र को एकजुट कर सकती है और रोजगार क्षमता बढ़ा सकती है, किंतु वास्तविकता अधिक सूक्ष्म है। 55% से अधिक भारतीयों के लिए हिंदी मातृभाषा नहीं है। इसे थोपने से गैर हिंदी भाषी यूपीएससी परीक्षा, केंद्रीय नौकरियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बाहर होने का जोखिम उठाते हैं। 2018 के अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के एक अध्ययन के अनुसार पर्याप्त समर्थन के बिना शुरुआती बहुभाषावाद ड्रॉप आउट दरों को बढ़ाता है। हिंदी को बढ़ावा देने से राजनीतिक एकीकरण हो सकता है, लेकिन ये शैक्षिक गुणवत्ता और समानता की कीमत पर आता है, खासकर कम संसाधनों वाले स्कूलों में। उत्तर दक्षिण विभाजन एक सांस्कृतिक खाई। ये विवाद उत्तर दक्षिण विभाजन को चौड़ा कर रहा है। हिंदी पट्टी में भाषाई पहचान और राजनीतिक विचारधारा के बीच एक प्राकृतिक तालमेल है जो अक्सर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से जुड़ा होता है। इसके विपरीत दक्षिण, विशेष रूप से तमिलनाडु और केरल, हिंदी थोपने को सदियों पुरानी द्रविड़ संस्कृतियों के लिए खतरा मानते हैं। यहाँ तक कि दक्षिणी भाजपा नेता भी सावधानी से चलते हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक भाजपा इकाई ने 2022 में केंद्र के अनिवार्य हिंदी साइन बोर्ड प्रस्ताव का विरोध किया, चुनावी नतीजों के डर से। आगे का रास्ता बहुलवाद, एकरूपता नहीं। भारत का भविष्य भाषाई एकरूपता में नहीं, बल्कि सहकारी संघवाद और सांस्कृतिक बहुलवाद को अपनाने में निहित है। भाषा को अवसर को सक्षम करना चाहिए, न कि बहिष्कार का एक साधन बनना चाहिए। जैसे कि क्षेत्रीय लचीलेपन के साथ त्रिभाषा फॉर्मूला को नया रूप देना, शैक्षिक सामग्री में राज्य स्वायत्तता बढ़ाना, मातृभाषा प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, जैसा कि यूनेस्को द्वारा अनुशंसित है, केंद्रीय धन का दबाव बनाने वाले उपकरण के रूप में उपयोग करने से बचना। इस तरह भारत का भाषाई खजाना कोई बाधा नहीं है जिसे पार किया जाए, बल्कि एक ऐसी संपत्ति है जिसे मनाया जाना चाहिए। एकरूपता थोपने के प्रयास एकजुट नहीं करेंगे, बल्कि अलगाव पैदा करेंगे। भाषाएं सामंजस्य और एकरूपता में आवाजें होनी चाहिए। जैसे जैसे भारत एक नए वैश्विक युग में आगे बढ़ रहा है, उसे यह तय करना होगा, क्या वह एक आवाज वाला राष्ट्र बनेगा या कई आवाजों के समूह के रूप में फलना फूलना जारी रखेगा। भाषाई बहुलता केवल भारत का अतीत नहीं है, ये उसका भविष्य भी होनी चाहिए। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।